एज एन एयर ट्रेवलर आपके क्या क्या राइट्स हैं अगर एयरलाइंस फ़्लाइट्स कैंसिल कर दे या आपका बैगेज डैमेज हो जाए? क्या ओवर बुकिंग करने पर आपको फ़्लाइट बोर्ड करने से मना किया जा सकता है? इसके अलावा अगर किसी को इंजरी हो जाए या किसी की डेथ हो जाए फ़्लाइट में ट्रैवल करते हुए, तब क्या लाइबिलिटी है एयरलाइन की? आज इन सब इश्यूज़ पर बात करूंगा मैं, लेकिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं पहले। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के हिसाब से 2024 में 241 मिलियन मतलब 24 करोड़ से ज़्यादा एयर पैसेंजर्स के साथ इंडिया वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है और इंडिगो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है। नवंबर 2025 तक इंडिगो का मार्केट शेयर करीब 64% था और वो एवरेज 2200 से ज़्यादा डेली फ्लाइट्स उड़ा रहा था। डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस पर सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स पब्लिश किए थे, जो फेजेस में 1 जुलाई और 1 नवंबर से फोर्स में आए। ये रिक्वायरमेंट्स क्रू फैटिग को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं, जो इंश्योर करते हैं कि उन्हें प्रॉपर रेस्ट मिले। पायलट्स के लिए वीकली रेस्ट एटलीस्ट 48 आवर्स मैंडेटरी कर दिया गया है, जो पहले 36 आवर्स था। साथ ही नाइट की डेफिनेशन 12 AM टू 5 AM से बदलकर 12 AM टू 6 AM कर दी गई है। अलाउड नाइट लैंडिंग 6 से 2 कर दी गई है। फ्लाइट ड्यूटी से पहले मिनिमम रेस्ट पिछली ड्यूटी पीरियड जितना होगा या 12 घंटे, जो भी ज़्यादा हो, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, जैसे ज़्यादा टाइम जोन्स कवर करने पर रेस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए दिसंबर में 10 दिनों के अंदर इंडिगो ने करीब 4500 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और कई तो डिले हो गई। इसके कारण लाखों पैसेंजर्स एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे। इंडिगो को 10 फरवरी तक इन रिक्वायरमेंट्स से एग्जम्पशन मिल गई, ताकि वो पायलट्स हायर करके रिक्वायरमेंट्स बेस्ड रोस्टर बना सकें और ऑपरेशन स्टेबलाइज कर सकें। बट डीजीसीए ने इंडिगो पर रिकॉर्ड 22 करोड़ 20 लाख का फाइन लगाया। हालांकि इंडिगो ने रिफंड्स और कंपनसेशन के साथ 3 से 5 दिसंबर तक जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट्स 3 घंटे से ज़्यादा डिले हो गई थी या कैंसिल हो गई थी, उनको टोटल 10,000 रुपये के 2 5,000 के गेस्चर ऑफ केयर वाउचर्स भी ऑफर किए हैं। सारा पंगा हुआ था एफडीटीएल रिक्वायरमेंट्स के वायलेशन से, जिन्हें डीजीसीए ने बनाया है। उनको सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें डीजीसीए सेट करता है एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए। ये पायलट्स लाइसेंसिंग, ऑपरेटर सर्टिफिकेशन और एयरवर्दीनेस जैसे कई मैटर्स कवर करते हैं। जैसे डीजीसीए ने एयर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए ये सीएआर इशू किए थे। ये सीएआर शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स दोनों पर अप्लाई होते हैं। ये रूल्स इंडिया आने वाली या इंडिया से ऑपरेट करने वाले फॉरेन कैरियर्स पर भी अप्लाई होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिनका कंट्रोल एयरलाइंस के पास नहीं होता, और उन सर्कमस्टांसेस के इम्पैक्ट को वो सारे रीजनेबल एफर्ट्स मार कर भी अवॉइड नहीं कर सकती। जैसे अगर बाढ़ आ जाए या अगर वॉर हो जाए तो इनका कंट्रोल एयरलाइंस के पास नहीं होता। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस माने जाते हैं, जिनके कारण होने वाले फ्लाइट डिलेज या कैंसिलेशन से एयरलाइंस पैसेंजर्स को कंपनसेशन देने के लिए लायबल नहीं होती। वेदर कंडीशंस, सिक्योरिटी रिस्क्स या एयर ट्रैफिक कंट्रोल के डिसीजन से होने वाले डिलेज और कैंसिलेशंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आते हैं। बस ये ध्यान रखना कि क्या एयरलाइंस सारे रीजनेबल स्टेप्स लेकर उन सर्कमस्टांसेस के इम्पैक्ट को अवॉइड कर सकती थी या नहीं। अब किसी फ्लाइट में जाने के लिए आपके पास रिजर्वेशन होनी मैंडेटरी है और डिपार्चर से पहले विद इन टाइम चेक इन के लिए पहुंचना होता है। तो क्या रिजर्वेशन होने के बावजूद और डिपार्चर से पहले विद इन टाइम पहुंचने के बावजूद आपको बोर्ड करने से मना किया जा सकता है? आपको बोर्ड करने से मना किया जा सकता है अगर हेल्थ या सेफ्टी रीजंस हो या आपके पास सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अदरवाइज आपको मना नहीं किया जा सकता। लेकिन एक स्पेशल सिचुएशन होती है जिसे कहते हैं ओवर बुकिंग। यह तब हो सकता है जब एयरलाइंस अवेलेबल सीट से ज़्यादा टिकट्स बेच देती हैं, क्योंकि वह ज्यूम करके चलती हैं कि कुछ लोग तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई सीट खाली रह जाए और उनको लॉस हो जाए। उन पैसेंजर्स को एयरलाइंस नो शो पैसेंजर्स कहती हैं। अगर जिन लोगों के पास रिजर्वेशन है वो अवेलेबल सीट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो पहले एयरलाइन वॉलंटियर्स को ढूंढेगी जो सीट छोड़ने के लिए रेडी हैं, जिनको बदले में एयरलाइंस अपनी डिस्क्रिशन पर कुछ बेनिफिट्स दे सकती है। अगर चाहकर भी आपको सीट नहीं मिलती और आपको ऑल्टरनेट फ्लाइट अरेंज करवा दी जाती है जो शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम के 1 घंटे के अंदर निकलेगी, तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। मान लो डिपार्चर टाइम सुबह 10 बजे का था, तो अगर ओवर बुकिंग होने पर आपको एयरलाइन ऑल्टरनेट फ्लाइट अरेंज करवा देती है जो 10:40 तक निकलेगी, तब तो नो कंपनसेशन। लेकिन अगर 11:30 बजे मिलेगी अगली फ्लाइट, फिर आपको कंपनसेशन मिलेगा। जब भी आप फ्लाइट की टिकट की पेमेंट करते हो तो उसमें सिर्फ कोर ट्रांसपोर्ट का अमाउंट नहीं होता, जिसे बेस या बेसिक फेयर कहते हैं। इसके अलावा कई सारी फीस और चार्जेस होते हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे एयरलाइन फ्यूल चार्ज, क्यूट मतलब कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट फीस,
कन्वीनियंस फ़ी, पैसेंजर सर्विसेज फ़ी, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फ़ी, यूज़र डेवलपमेंट फ़ी और जीएसटी। इसके अलावा बैगेज चार्जेस, मील चार्जेस केस टू केस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको 1 घंटे के अंदर ऑल्टरनेट फ्लाइट नहीं मिलती तो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला, अगर आपको ऑल्टरनेट फ्लाइट मिल तो रही है बट 1 घंटे के बाद और आपके शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम के 24 घंटे के अंदर, तो आपका टोटल कंपनसेशन होगा 200% ऑफ बुक्ड वन वे बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन फ्यूल चार्ज। लेकिन आपको हाईएस्ट 10,000 रुपये ही मिल सकते हैं। बेसिक फेयर टिकट का वो कोर प्राइस होता है जिस पर अभी कोई टैक्सेस, फीस और सरचार्जेस नहीं लगे होते। एयरलाइन फ्यूल चार्जेस बढ़ते फ्यूल प्राइसेस रिकवर करने के लिए लगाए जाते हैं। सेकंड, अगर ऑल्टरनेट फ्लाइट शेड्यूल डिपार्चर टाइम के 24 घंटे के बाद मिलती है तो आपका टोटल कंपनसेशन होगा 400% ऑफ बुक्ड वन वे बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन फ्यूल चार्ज, पर यहाँ आपको मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ ही मिल सकते हैं। थर्ड, अगर आप बस अपना पैसा वापस चाहते हो तो आपको मिलने वाला टोटल अमाउंट होगा फुल रिफंड, उसके साथ 400% ऑफ बुक्ड वन वे बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन फ्यूल चार्ज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20,000 रुपीज़। कंपनसेशन आपको कैश या बैंक ट्रांसफर से मिलेगा या आपके साइंड अग्रीमेंट से ट्रैवल वाउचर की फॉर्म में भी मिल सकता है। और डीजीसीए ने साफ कर दिया है कि ओवर बुकिंग में कंपनसेशन देने की बात लिखी होने का मतलब ये नहीं है कि ओवर बुकिंग लीगली अलाउड है। चाहे ओवर बुकिंग हो, डिले हो या कैंसिलेशन, इन सब केसेस में कोर्ट केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखकर डिफाइंड लिमिट से ज़्यादा कंपनसेशन भी दे सकता है। मान लो आप कनेक्टिंग फ्लाइट्स पर ट्रैवल करते हो और आपको पहली फ्लाइट ओवरबुक होने के कारण बोर्ड करने से मना कर दिया गया था, जिसके कारण आप फाइनल डेस्टिनेशन पर शेड्यूल्ड अराइवल टाइम से एटलीस्ट 3 घंटे लेट पहुंचते हो, तो फर्स्ट एयरलाइन आपको कंपनसेशन देने के लिए लायबल मानी जाएगी। अगर आपने कैश से पेमेंट की थी तो इमीडिएटली उसी वक्त आपको रिफंड मिलेगा, वहीं बाकी अगर क्रेडिट कार्ड से की थी तो 1 हफ्ते में आ जाएगा। अगर आपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू पेमेंट की थी तो रिफंड भी एजेंट के थ्रू ही आएगा। अब अगली सिचुएशन आती है कैंसिलेशन की। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो क्या एयरलाइंस फ्लाइट्स कैंसिल कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं। अगर फ्लाइट कैंसिल करनी है तो उन्हें आपको शेड्यूल टाइम ऑफ डिपार्चर के एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले ये बताना पड़ेगा और आपको या तो अल्टरनेट फ्लाइट अरेंज करके देनी पड़ेगी या टिकट की पेमेंट रिफंड करनी पड़ेगी जो आपको एक्सेप्टेबल हो। लेकिन अगर एयरलाइन 2 हफ्तों से कम टाइम पहले लेकिन शेड्यूल टाइम ऑफ डिपार्चर के 24 घंटे पहले कैंसिलेशन की जानकारी देती है, तब एयरलाइन आपको अल्टरनेट फ्लाइट अरेंज करने का या टिकट की पेमेंट रिफंड करने का ऑफर करेगी जो भी आपको एक्सेप्टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिगो ने प्लान बी के नाम से फैसिलिटी दी हुई है जिसमें अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाए या 2 घंटे या उससे ज्यादा डिले हो जाए या फिर 1 घंटा या उससे ज्यादा प्रीपोन हो जाए तो आपके नंबर या ईमेल पर इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो। आप फ्लाइट रीशेड्यूल कर सकते हो या कैंसिल करके फुल रिफंड प्रोसेस कर सकते हो विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। अगर इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं किया जाता या आपकी सेम टिकट नंबर पर कोई कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई तो आपको या तो अल्टरनेट फ्लाइट मिलेगी या फुल रिफंड के साथ कंपनसेशन भी दिया जाएगा। कनेक्टिंग फ्लाइट मतलब आपको अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा फ्लाइट्स करनी पड़ेंगी। अब कंपनसेशन कितना मिलेगा ये समझने के लिए पहले ब्लॉक टाइम समझते हैं। जिस वक्त पहली बार एयरक्राफ्ट अपने डिपार्चर गेट से मूव करता है टेक ऑफ करने के लिए, उस मोमेंट से लेकर उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचकर रेस्ट पोजीशन में आने तक के टोटल टाइम को ब्लॉक टाइम कहते हैं। इसकी 3 सिचुएशंस हैं। अगर ब्लॉक टाइम 1 घंटे तक का है तो आपको 5,000 रुपीज़ या बुक्ड वन वे बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन फ्यूल चार्ज मिलेंगे, इसमें से जो भी कम हो। अगर ब्लॉक टाइम 1 घंटे से ज़्यादा पर 2 घंटे तक का हो तो आपको 7,500 रुपीज़ या बुक्ड वन वे बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन फ्यूल चार्ज मिलेंगे, इसमें से जो भी कम हो। अगर ब्लॉक टाइम 2 घंटे से ज़्यादा हो तो आपको 10,000 रुपीज़ या बुक्ड वन वे बेसिक फेयर प्लस एयरलाइन फ्यूल चार्ज मिलेंगे, इसमें से जो भी कम हो। कंपनसेशन के लिए उनके पास आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए वरना कंपनसेशन नहीं मिलने वाला। उस केस में आपकी इच्छा के अनुसार या तो आपको रिफंड मिल जाएगा या एयरलाइन रीजनेबल एंडिवर करेगी कि आपको फ्लाइट मिल जाए। अगर आप अल्टरनेट फ्लाइट का वेट कर रहे हो तो आपको फ्री मील्स और रिफ्रेशमेंट्स भी मिलेंगी। अब बात करते हैं डिलेज की। अगर आप टाइम पर चेक इन कर लेते हो और एयरलाइन शेड्यूल डिपार्चर टाइम या रिवाइज डिपार्चर टाइम से डिले एक्सपेक्ट करती है तो इसकी भी 3 सिचुएशंस हैं। पहला, अगर ब्लॉक टाइम 2.5 घंटे तक का है और एयरलाइन को लगता है कि 2 घंटे या उससे ज़्यादा का डिले हो सकता है। सेकंड, अगर ब्लॉक टाइम 2.5 घंटे से ज़्यादा पर 5 घंटे तक का है और एयरलाइन को लगता है कि 3 घंटे या उससे ज़्यादा का डिले हो सकता है। थर्ड, अगर ब्लॉक टाइम 5 घंटे से ज़्यादा है और उसमें 4 घंटे या उससे ज़्यादा का डिले होने की एक्सपेक्टेशन है तो जब तक वेटिंग टाइम है तब तक आपको फ्री मील्स और रिफ्रेशमेंट्स दी जाएंगी।
बट अगर टोटल डिले 24 घंटे से ज़्यादा का है या जो फ्लाइट्स रात 8 से अर्ली मॉर्निंग 3 बजे तक चलने वाली थी वो 6 घंटे से ज़्यादा डिले हो सकती हैं, तो आपको फ्री होटल एकोमोडेशन भी दिया जाएगा। अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी और उसमें 6 घंटे से ज़्यादा का डिले हो सकता है तो आपको अगले 6 घंटों में या तो अल्टरनेट फ़्लाइट मिलेगी या फुल रिफंड मिलेगा। 1999 में ICAO के मेंबर्स ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को अडॉप्ट किया, जिसकी आज टोटल 141 पार्टीज़ हैं। अगर किसी पैसेंजर को एयरक्राफ्ट पर कोई इंजरी हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो एयरलाइन उसको या उसके लीगल हायर्स को कंपनसेशन देने के लिए लायबल है या नहीं, ये इंटरनेशनल कैरेज के केसेस में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 डिसाइड करता है। इसके हिसाब से इंटरनेशनल कैरेज का मतलब होता है वो कैरेज जिसमें प्लेस ऑफ डिपार्चर और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन दोनों या तो कन्वेंशन की स्टेट पार्टीज की टेरिटरीज में आती हैं या दोनों किसी एक ही स्टेट पार्टी की टेरिटरी में आते हैं, मगर किसी फॉरेन स्टेट का स्टॉप भी फ्लाइट के रूट में है, चाहे वो स्टेट कन्वेंशन का पार्टी ना हो। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एयरलाइन पैसेंजर की डेथ या बॉडीली इंजरी के लिए तब लायबल होगी जब एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट में हुआ हो या बोर्डिंग के टाइम या फिर फ्लाइट से उतरते टाइम हुआ हो। रही बात बैगेज की, अब कन्वेंशन में दो तरह के बैगेज की बात हुई है, चेक्ड और अनचेक्ड। चेक्ड बैगेज जाते हैं एयरक्राफ्ट के कार्गो होल्ड में, मतलब स्टोरेज स्पेस जहां पैसेंजर्स का सामान रखा जाता है, मतलब फ्लाइट के टाइम आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अनचेक्ड बैगेज आपके साथ रहता है। अगर फ्लाइट में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे चेक्ड बैगेज को नुकसान हो जाता है या वो खो जाता है तब एयरलाइन लायबल होगी। उसकी लायबिलिटी तब भी होगी जब बैगेज उसके कंट्रोल में हो, क्योंकि फ्लाइट के टाइम ये एयरलाइन की ड्यूटी है कि पैसेंजर्स का सामान सेफ रहे, क्योंकि वो आपके पास नहीं होता। लेकिन अनचेक्ड बैगेज आपके पास होता है, इसलिए इस केस में एयरलाइन की लायबिलिटी तभी होगी अगर एयरलाइन से या उसके एम्प्लॉइज से कोई गलती हो जाए, मतलब अगर क्रू से आपका बैगेज डैमेज हो जाए। अब अगर आपका बैगेज ही खराब क्वालिटी का था या डिफेक्टिव था फिर कैरियर की कोई लायबिलिटी नहीं है। हर 5 साल में इन्फ्लेशन और बाकी इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कंपनसेशन चेंज किया जाता है। 28 दिसंबर 2024 से इंटरनेशनल ट्रैवल में डेथ या बॉडीली इंजरी के केसेस में कंपनसेशन 1,28,821 एसडीआर से बढ़ाकर 1,51,880 एसडीआर किया गया। यह अमाउंट तो मिनिमम देना ही पड़ता है, लेकिन अक्सर एयरलाइन की नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट के कारण ज़्यादा भी मिल जाता है। अगर इस अमाउंट से ज़्यादा कंपनसेशन मांगा जाता है तो ये प्रूव करने की ड्यूटी एयरलाइन की है कि उसकी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी या उसने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया था या इसमें किसी थर्ड पार्टी की गलती थी। अगर एयरलाइन फेल हो जाती है तो अमाउंट अनलिमिटेड हो जाता है, जो सर्कमस्टांसेस देखकर डिसाइड किया जाएगा। सिमिलरली अगर इंटरनेशनल ट्रैवल में आपका बैगेज डैमेज हो जाए या वो खो जाता है या उसकी डिलीवरी में डिले हो जाए तो आपको 1519 एसडीआर पर पैसेंजर तक मिल सकता है। वहीं कार्गो के लिए आपको 26 एसडीआर पर किलोग्राम तक के हिसाब से मिल सकता है। अगर आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचने में डिले होने से कोई डैमेज हो जाता है तो आपको 6303 एसडीआर तक मिल सकते हैं। एसडीआर का मतलब है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये कोई करेंसी नहीं है, बल्कि ये आईएमएफ का बनाया हुआ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, जिसकी वैल्यू 5 बड़ी करेंसी से डिसाइड होती है। इसकी वैल्यू डेली डिसाइड होती है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से एक एसडीआर की वैल्यू करीब 133 रुपीज़ है। इंडिया भी इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। सरकार ने कन्वेंशन के प्रोविजंस को कैरिज बाय एयर एक्ट 1972 के सेक्शन 4A और 3rd शेड्यूल में जगह दी है, बट प्रोबेबली रिवाइज्ड कंपनसेशन लिमिट्स के लिए नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है। ये तो बात थी इंटरनेशनल कैरेज की। रही बात डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए भी इंप्लीमेंट कर दिया है। जैसे डेथ या इंजरी के केसेस में 25,50,000 रुपीज़ का कंपनसेशन फिक्स किया गया है। वहीं बैगेज के लॉस, डैमेज और डिले में 25,000 रुपीज़ तक और कार्गो के लिए 450 रुपीज़ पर किलोग्राम तक मिल सकते हैं। साथ ही पैसेंजर्स के कैरेज में डिले से हुए डैमेज के केसेस में 1 लाख रुपीज़ तक मिल सकते हैं। हर एयरलाइन की ये ड्यूटी है कि अपनी वेबसाइट पर रिफंड और कंपनसेशन पॉलिसीज दी जाए ताकि पैसेंजर्स चेक कर सके। साथ ही हर केस में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी ये भी हर एयरलाइंस की वेबसाइट पर दिया होता है। अगर कोई ऐसी सिमिलर सिचुएशन आती है तो आपको आपके राइट्स और पॉसिबल ऑप्शंस के बारे में बताना एयरलाइंस की ड्यूटी है, अगर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास है। और ये सब टिकटिंग डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट्स पर लिखा होता है। एयरलाइन काउंटर्स आपकी ग्रीवेंसेस हैंडल करेंगे। पैसेंजर्स की शिकायतें सुनने के लिए हर एयरलाइन में एक नोडल ऑफिसर और एक अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको एयरलाइन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। सॉल्यूशंस एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में सॉल्व किए जाएंगे। आप एयरपोर्ट्स पर हेल्प डेस्क पर जाकर या इलेक्ट्रॉनिकली भी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो एयर सेवा ऐप या पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल करो। अगर अभी भी आपको सोल्यूशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता तो आप कोर्ट जा सकते हो।